विल टॉक अबाउट, बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करें। अर्थशास्त्र, भाई इकोनॉमिक्स बेसिकली आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं भाई हिंदी में इसे आप कहते हैं अर्थशास्त्र। आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी चाणक्य जी ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के क्या थे, आप कह सकते हैं एक तरह से मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आप जो भी कहिए उनको। तो अर्थशास्त्र ऐसा नहीं कि ये दुनिया में बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कब से ये स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लोग आए जिन्हें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, और उन्होंने क्या क्या बातें की, क्या क्या विचारधाराएं दी। फिलहाल सवाल ये है, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, मनी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि धन को व्यवस्थित करने वाला या पैसे को किस तरह से यूज किया जाए, किस किस तरह से उसको मार्केट में रन किया जाए, उसको समझने वाले सब्जेक्ट को अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दुनिया में दो ही चीज है बेसिकली, हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई। क्या कहते हैं, डिमांड और सप्लाई। आप इसे हिंदी में कहेंगे मांग और आपूर्ति, कि कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति हो रही है, राइट। अगर ये दो चीजों का मेल हो जाए, भाई सीधी बात है, आपकी जितनी मांग है उतनी अगर आपूर्ति हो रही है तो आपको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का सारा गेम इसमें आ जाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या क्या तरीके हैं, क्या सबसे बेस्ट वे होगा कि हम इसको मैनेज कर लें, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो एक तरह से अगर आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चाहें, और भाई तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन अ टेरिटरी। मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी में कोई भी गुड्स का मतलब कोई भी सामान हो, आपका कोई भी सामान हो, सर्विसेज का मतलब किसी भी तरह की सेवा हो, ये एजुकेशन हो सकता है, ये कम्युनिकेशन हो सकता है। भाई आप कह सकते हैं सर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, इसी के साथ साथ आप हेल्थ सेक्टर की बात करें, ये सारे क्या है भाई, सेवा क्षेत्र हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि गुड्स का मतलब कोई भी चीज़, चाहे आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, चाहे आप उसको पहनते हैं, चाहे किसी भी तरह से उपयोग में लाते हैं, वो गुड्स है। और सर्विसेज मतलब क्या होती है कि कई बार सर्विसेज टच नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ उनको देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरह की सर्विस है, आप हेल्थ सेक्टर में जाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह की सर्विस है। तो किसी भी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस कैसे प्रोड्यूस की जाए। सवाल मतलब कहा जाता है कि इकोनॉमिक में 3 प्रॉब्लम होती है, किसी भी इकोनॉमिक्स में 3 चीजों को कंसीडर किया जाता है कि इन्हीं 3 चीजों को सॉल्व कर लिया जाए तो काम। तो पूछा जाता है व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन द इकोनॉमिक्स, की वो 3 चीजें क्या हैं जिसके लिए पूरी इकोनॉमिक्स बनी है। तो आप कहते हैं पहला सवाल आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई बनाया क्या जाए, क्या बनाया जाए, ठीक है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, पहले तो सवाल आता है कि क्या बनाया जाए, फिर किस तरह से बनाया जाए, उसके रिसोर्सेज क्या है, और फॉर हुम किसके लिए बनाना है। अगर आपको इन 3 चीजों के आइडियाज मिल जाए, इन 3 चीजों के जवाब मिल जाए तो काम चल जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो प्रोड्यूस क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, भाई अगर मैंने मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ, नोएडा में बैठा हुआ काफी सारे प्रोडक्ट बना रहा हूं जो कि किसी गरीब परिवार या सामान्य परिवार के लिए है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि वो तो रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, गांव में। तो भाई गांव तक वो सामान पहुंचना चाहिए। होता क्या, सरकार पॉलिसीज बनाती है, सरकार क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, और पॉलिसीज होती है किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। लेकिन ये केवल पेपर पे रह जाता है, मैक्सिमम क्या होता है, ये पेपर पे रह जाता है, ये गरीबों तक पहुंच नहीं पाता। तो ऐसी किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई मतलब नहीं जो पन्ने पे बन तो गई लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ ही नहीं, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। एंड कंज्यूम्ड इन अ टेरिटरी, तो भाई किसी भी इलाके में, कोई भी एरिया, चाहे वो एक कंट्री हो, वो डिस्ट्रिक्ट हो या कुछ भी हो, उसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका कंजप्शन किस लेवल पे हो रहा है। आपने जो गेस किया कि अच्छा ये बेसिक नीड्स की चीजें हैं, डेली जरूरत की चीजें हैं, क्या ये इतना कंजप्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो सामान खराब जाएगा, उससे कम प्रोड्यूस किया तो भाई मांग बढ़ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति ही सारा गेम इकोनॉमिक्स में डिसाइड करती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई नहीं हुई तो दिक्कत, डिमांड
से ज़्यादा सप्लाई हो गई तो दिक्कत। सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्या हमारे पास रॉ मटेरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम टाइम पे सप्लाई पहुंचा सकते हैं? चलो बना ली, डिमांड के हिसाब से बना लिया, लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जो हमारा सेल्स नेटवर्क है वो उतना अच्छा नहीं है। तीसरा, सोसाइटीज कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्केयर रिसोर्सेज। सोसाइटी की कैपेबिलिटी, देखिए हमेशा एक चीज जान लीजिए कि रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है। तो भाई अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, ऐसा नहीं कि आप भूखे मर जाएंगे, लेकिन पैसे लिमिटेड हैं, तो क्या बेस्ट यूज आप उसका कर सकते हो? कैसे उसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो? भाई एफिशिएंट वो माना जाता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है बेहतर करके दिखाए। एक बच्चा है जिसको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, एक हाई फाई घर में पढ़ा है, हाई फाई स्कूल से पढ़ा है, लेकिन फिर उसका यूटिलाइज नहीं कर पाता। और एक बच्चा आप ही की तरह मेरी तरह गांव के किसी तबके से निकलता है, लिमिटेड रिसोर्सेज में हार्ड वर्क करता है, और वो हार्ड वर्क करते करते एक दिन वो पहुंचता है ऐसी जगह पे जहां पे जो रिसोर्सेज थे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। जैसे आप ही हैं, आप अपनी पढ़ाई का, अपने मम्मी पापा के पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने टाइम का, तो हो सकता है कि आप आगे जाएं, और आप आगे जाएंगे। आप बस एसएससी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, चीजें आपके लिए आसान होंगी। मैं कह रहा हूं ना कि आपको जीके में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस मेरे साथ ऐसे बने रहना है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और चीजों को और बेहतर ढंग से समझते हैं। आपको मैं चीजें ग्राफ से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो एक डेफिनेशन की बात कर ली जाए। कई बार डेफिनेशन को एज इट इज पूछ लिया गया है, एज इट इज डेफिनेशन पूछी गई। आपको लगता है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को ही क्वेश्चन बना के पूछा गया है, इसलिए चीजों को यहां मेंशन किया गया। सो इकोनॉमी वर्क्स अपॉन टू की आइडिया, गुड्स आर स्केयर्स एंड सोसाइटी मस्ट यूज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कि भाई गुड्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कम है। जितनी ज्यादा पब्लिक है उतनी ज्यादा सप्लाई है नहीं सभी चीजों की, स्पेशली बेसिक नीड्स की चीजें कम बढ़ जाती हैं। तो अगर आप उसको एफिशिएंट वे में यूज करते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इफ यू नो हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज, यू आर द बेस्ट पर्सन, नो वन एल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझते हैं। तो देखिए ये है ग्राफ जिसमें एक टर्म पे मैंने दिखाया है प्राइस को, और ये दिखाएगी क्वांटिटी को। क्वांटिटी भाई सप्लाई जो गुड्स की होगी वो क्वांटिटी में होगी, किसी फिक्स टर्म क्वांटिटी में, तो वहां से। तो देखिए जहां पे आपके प्राइस, मतलब आपने जो ये प्राइस रखी है वहां पे क्या है? क्वांटिटी मैच कर रही है। जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे आते हैं, जहां पे ये मैच करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे जितनी डिमांड है और जो प्राइस आपने रखी है डिमांड के हिसाब से अपनी रखी है कि सभी लोग उसको टच कर सके, वो प्राइस अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए। वहीं पे इक्विलिब्रियम बनता है और आपका डिमांड और सप्लाई मैच करता है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसी स्टेट में रहें जहां पे भाई दोनों में समानता आ जाए, बैलेंस आ जाए, तो काम बन जाए। तो हम कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में, हालांकि ये आसान काम नहीं है, कहीं से भी आसान काम नहीं है, इसीलिए तो हम इसकी स्टडी करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सबके नेचर को पढ़ते हैं, मार्केट का स्वभाव पढ़ते हैं, लोगों का स्वभाव पढ़ते हैं, लोगों की इच्छाएं जानना, उस तभी तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। पढ़ने में और करने में दोनों में फर्क आएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इसमें एक वर्किंग डेफिनेशन है कि ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रॉफिट, लॉस, लिवलीहुड, ऑक्यूपेशन, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सवाल पहला ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है भाई? सवाल ये है। तो समझ लीजिए एक तरह से कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है या आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो डेली लाइफ में काम करते हो, हम डेली लाइफ में सभी, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो अपने डेली लाइफ में पैसे का लेन देन ना करता हो, पैसे का लेन देन ना करता हो। तो पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। अगर आप पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी और कुछ नहीं होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप सुबह सुबह आपको मंदिर जाना है। चलिए मंदिर जाना है, मंदिर दूर है, या घर में मम्मी पापा हैं, मम्मी की एज ज़्यादा है, तो चलो मम्मी के लिए ऑटो कर लिया। तो आपने ऑटो की मॉर्निंग में, अब ऑटो आने के लिए आपसे लिए 50 रुपीज़, चलो ठीक है। दूसरा, बाहर फूल वगैरह लेना है आपको, आपने भाई 10 से 20 रुपये में फूल ले लिए, थोड़ी सी अगरबत्ती कपूर ले ली, आपने अभी तक 70 रुपीज़ खर्च कर दिए। अभी तक आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कैसी एक्टिविटीज़ है?
इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब आप मंदिर में जाके भाई टेम्पल मंदिर में जाके आप क्या कर रहे हैं? भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं हाथ जोड़ के। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। अभी ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आप भगवान से पैसे में लेन देन तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो श्रद्धा है आपकी। फिर आप बाहर निकलते हैं, फिर एक ऑटो लेते हैं और फिर और प्रसाद लेते हो, घर आते हो सकता है आपका टोटल 200 रुपीज का बजट पड़ गया हो। तो ये आपने सुबह सुबह 200 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मायने रखते हैं कि एक पर्सन कितना लेन देन करता है। आप किसी को दे रहे हैं, वो अर्न कर रहा है, वो जाएगा पेट्रोल डलवाएगा, डीजल डलवाएगा अपनी ऑटो में, ये जाएगा जहां से फूल लेके आता वहां से कुछ और फूल या मिठाइयाँ लेके आएगा, क्योंकि उसको डेली दुकान चलानी है। तो ये क्या, ये पूरा साइकिल मूव करता है, ये पूरा साइकिल मूव करता है। तो आप में से एक छोटा बच्चा है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं जो कमाए वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। कोई भी पर्सन जो अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब चाहे आप प्रॉफिट कर रहे हो चाहे लॉस कर रहे हो, लिवलीहुड का मतलब आप कहते हैं आजीविका, कि भाई अपनी जीविका चलाने के लिए आप जो भी करते हो, ऑक्यूपेशन आपका जो भी काम है, वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी आप कहते हो, या आपको काम के बदले दिए जाने वाली वेतन। ठीक है, वेतन आप समझ लो, सैलरी हालांकि बोलते हैं, तो दोनों में फर्क है। एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जहां पे आप जॉब करते हो, जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या है बेटा? ये सारे कामों में आप क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि डिफरेंशिएट कैसे करें। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि मैं अपने घर पे, मान लीजिए कि मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ। अब अपने बेटे से पैसा तो नहीं लूंगा ना, जब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपके घर काम वाली बाई आती है, जब तक वो आपके घर काम कर रही है तब तक कोई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जब वही काम अपने घर पे करते अपने बच्चों के लिए तो उससे पैसे नहीं लेती, इसका मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इससे सवाल आते हैं, ऐसे दिया जाएगा कि आउट ऑफ देम विच इज कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसी में एक एग्जाम्पल दिया रहेगा कि एक टीचर जब अपने बेटे को घर पे पढ़ाता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक, तो आप कहेंगे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इस टीचर को यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिल रही, इसके लिए इसको कोई पैसा नहीं मिल रहा। और जब किसी भी चीज़ में पैसे का लेन देन ना हो तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। इसे सूक्ष्म और वृष्ट कहते हैं। हालांकि आप इसको हिंदी में की जगह इंग्लिश में ही याद रखें कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, तो चीज़ें आसान रहेंगी। ये इतने डिफिकल्ट शब्द नहीं है कि आपको समझ में ना आए, और अगर आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो आपके लिए समझना आसान होगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि एसएससी में एक मैटर करता है, आपको इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है। बिना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग किए आपके एसएससी के एग्जाम्स में क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आप समझिए ना कि इसको समझते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांच हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है आफ्टर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन को, आप एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक महामंदी। महामंदी, अच्छा इसका मतलब क्या है? आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 1929 के आसपास से स्टार्ट होता है आर्थिक मंदी का दौर। ये 1939 वगैरह 35 से लंबा चलता है, मतलब ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, 38 39 तक, मान लीजिए 37 तक ये आर्थिक मंदी का दौर रहा है। इस समय पूरे विश्व में मंदी आई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये इफेक्ट आना तय था। अगर आप में से किसी ने क्लास 9 का नाजिज्म याद है, क्लास 9 का नाजिज्म याद है, तो उसमें इस मंदी का दौर किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है तो इस महामंदी के दौर के बारे में पढ़ेंगे। जब ये महामंदी है, इससे पहले इकोनॉमिक्स की कोई दो ब्रांच नहीं थी, माइक्रो और मैक्रो जैसे वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन वर्ड में महामंदी आने के बाद इकोनॉमिक्स को लगा, अर्थशास्त्रियों को लगा कि भाई ये महामंदी आई क्यों। इसका मतलब क्या है कि हम उन कारणों को इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ नहीं पाए। शायद हमारी स्टडी या जो हमारा मैकेनिज्म है या जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा, इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद से दोबारा ऐसी आर्थिक महामंदी ना आए
इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। अब कीन्स, ये याद रखिएगा, ये नाम पूछा जाता है कि मिस्टर कीन्स इज कंसीडर्ड इज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कीन्स ने कहा कि भाई इसको डिवाइड करो, तो मिस्टर कीन्स ने कहा कि ये इन्होंने स्टार्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस है, अगर है तो क्या है। तो चलिए समझते हैं कि माइक्रो में क्या पढ़ते हैं और मैक्रो में। ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये स्टडी माइक्रो में आएगी या मैक्रो में। तो आज के बाद से आपको ये डाउट नहीं होगा कि माइक्रो में क्या पढ़ते हैं और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा है माइक्रो डील विथ बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब समझिए ना, बॉटम टू अप अप्रोच, और मैक्रो डील विद द टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो ये माइक्रो है और एक मैक्रो है। अब समझिए इसका मतलब क्या है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, कि टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर। इसका मतलब समझिए कि माइक्रो हर एक छोटी छोटी चीजों की स्टडी करता है। जैसे एक दुकान हो, कोई एक दुकान की इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, या कोई एक छोटी मार्केट हो, कोई मार्केट एरिया हो, ठीक है। मार्केट एरिया के अलावा इंडिविजुअल वर्ड यूज किया जाता है, इंडिविजुअल, कि कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, जिसे मैंने कहा एक व्यक्ति की बात कर सकते हैं आप यहाँ पे, किसी एक पर्सन की या एक परिवार की, मतलब हर एक छोटी चीज का। जैसा नाम है वैसा काम है। माइक्रो का मतलब कि एक परिवार, मान लीजिए एक परिवार की स्टडी आप करना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के इनकम का लेवल क्या है, प्लस वो क्या क्या खाते हैं डेली, उनकी डेली कंजप्शन की आदत क्या है, कितना महीने का खर्चा आता है, क्या अर्निंग आती है, क्या सेविंग करते हैं या घाटे में रहते हैं, या किस किस तरह के ब्रांड्स का यूज़ करते हैं, कितना एक्स्ट्रा खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं। या एक मार्केट छोटी सी पकड़ लीजिए कि एक मार्केट में किन किन तरह की चीज़ों को बेचा जाता है, किस लिए वो मार्केट फेमस है, किस तरह के कस्टमर आते हैं, कस्टमर्स का लेवल क्या है, ग्राहक का लेवल क्या है, वो कितना पैसा पे कर सकता है, कितना नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की हैबिट क्या है, टोटल मार्केट से टर्नओवर कितने का हो रहा है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ते, पहले एक परिवार को, एक पर्सन की इनकम देखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक परिवार की इनकम देखेंगे, फिर एक मार्केट की इनकम देखेंगे, और ऐसे स्टडी करते हुए छोटी छोटी चीज़ों को कहते हैं, मतलब कि ईंट पत्थर, ईंट से ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनाते हैं, समझ रहे हैं आप, ईंट से ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनाना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वही करता है कि भाई बेसिक चीज़ों को देखता है कि रियलिटी क्या है। भाई देखिए, ऊपर से बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन उसकी नींव क्या है ये भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप नींव में देखेंगे, इंडिया की बेस में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही एक माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक चीज़ों के बारे में ध्यान देता है कि फिर इसी से तो भाई एक एक पर्सन की इनकम जब जोड़ते हैं तभी तो लास्ट में जाके क्या बनता है, नेशनल इनकम, ठीक है। अब जैसा कि नाम बोला मैंने नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बहुत बड़ी चीज होती है। आप जीडीपी जैसे वर्ड यूज करते हो कि भाई जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, वो सारी चीजों की स्टडी आप कहाँ करते हो, मैक्रो में करते हो। किस में करते हो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें जो एक कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे मैटर करती है, जैसे आप करते हो जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या कहते हैं बेटा, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी ये गणना अगर आप करते हो तो ये हमेशा कंट्री लेवल पे की जाती है कि भाई किसी राज्य का या किसी देश की जीडीपी क्या थी। नेशनल इनकम का मतलब आप राष्ट्रीय आय कहते हो, क्या कहते हो, राष्ट्रीय आय। तो किसी कंट्री की राष्ट्रीय आय बताती है कि पूरे विश्व में उसका क्या स्थान है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, राष्ट्रीय, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इसकी बॉटम टू, इसकी क्या है, अप टू बॉटम में अप्रोच है कि ये ऊपर से नीचे, पहले बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिक चीजें समझने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हायर चीजें समझने के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो अगर कहीं जीडीपी, नेशनल इनकम या जो भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हो जिसको सुन के लगता है अरे ये क्या है, वो किस में आएगा, मेजर जो पार्ट्स होते हैं वो मैक्रो में आते हैं। अरे किसी एक पर्सन, एक दुकान, एक परिवार या एक मार्केट की गतिविधियों के बारे में पूछा गया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, उसके वर्किंग मॉडल के बारे में पूछा गया, तो आप सिंपली क्या कहोगे उसे, आप कहोगे कि वो क्या है, अपने आप में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आज के बाद से आपको माइक्रो और मैक्रो में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं और इसको
अच्छे से समझते हैं। इट इज स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट, ये किसी एक यूनिट के बारे में, एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे मैंने कहा एक फैमिली, एक पर्सन, एक मार्केट, किसी भी चीज की स्टडी आप कर सकते हैं। इट स्टडीज द होल इकोनॉमी और द लार्ज ग्रुप, मतलब बड़ी से बड़ी मार्केट जो आपके यहाँ है, पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में या बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में स्टडीज करना हो। लॉज रिलेटेड टू द मार्जिनल एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन इट्स स्कोप। मार्जिनल एनालिसिस मतलब छोटी छोटी बातों का, आप कह सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस करना, हर एक बारीक चीजों पे ध्यान देना। बड़ी माइक्रो में हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। या प्रॉब्लम रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी, पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे भाई दिक्कत आ गई, जैसे एम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला था ना कि एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, नेशनल इनकम की बात आ गई, पब्लिक फाइनेंस की बात आ गई कि भाई सरकार के पास पैसे कितने हैं, कितना लोन लिया है, कितना लोन बांटा है, क्या सरकार के पास टोटल टैक्स आ रहा है। जब ये बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं तो आप किसको पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो। चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक चीज की कीमत कितनी है, उसका कंजप्शन कितना और न प्रोडक्शन। जैसे आप कोई भी यूनिट उठा लो कि चलो भाई पूरे इंडिया में कितनी लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, आटे का कंजप्शन, व्हीट का कंजप्शन कितना है, कितने लोग खाते हैं, ये एक एक यूनिट किसी एक चीज को पकड़ के उसके बेस तक जाओ कि भाई इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी डिमांड में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उस यूनिट को पकड़ो और उसकी डिटेल स्टडी करो, उसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये माइक्रो लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक है। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट की, टोटल इंपोर्ट, जैसे आप कहते हो ना टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट, मतलब कितना माल हमने बेचा, कितना माल हमारी कंट्री से आया और कितना माल गया, ये सारी चीजें टोटल इंपोर्ट। कंजप्शन का मतलब होता है कि कितना भाई हमने खर्च किया, कितना खर्च किया, एक्सपेंस किया, खर्च किया, कंज्यूम किया। जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य क्या है भाई, बेसिक चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उन सबको डिसाइड करना ताकि पब्लिक खरीद सके, पब्लिक के अप्रोच में हो, ये सारी चीज़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज सिंपल, ये बड़े आसान में है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें लार्ज ग्रुप पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, मैं आपको जीडीपी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट का, आरबीआई की पॉलिसीज पढ़ाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें आप किसमें पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। बेसिकली मैं आपको लिटरली बता दूं तो एसएससी जो आपसे पूछती है क्वेश्चन, या जो एसएससी का सिलेबस है वो मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। जब आप बैंकिंग पढ़ते हो तो आपको माइक्रो पे फोकस करना पड़ता है, वहाँ की इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेट करती है। लेकिन अगर एसएससी रेलवे के एग्जाम्स दे रहे हो आप, तो आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, कुल मिला जुला के मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर पार्ट पढ़ने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जान लेना है और उसके एक दो टॉपिक से ज़्यादा आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं आएगी। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम यही सब पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यही सब आगे आने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि रियलिटी में क्या है इकोनॉमिक्स, ताकि इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पर्टिकुलरली फोकस ऑन इनकम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसकी स्टडीज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जैसा कि हमने कहा कि क्या फाइनेंशियल बाई किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स ग्रो नहीं कर रही है, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई, नहीं बढ़ रहा है उतना तेज जितना तेज बढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन द प्राइस एनालिसिस। यहाँ पे भाई हम कीमतों के बारे में बात करते हैं, एक एक इंडिविजुअल के बारे में कि भाई मैक्सिमम अगर आपको प्राइस एनालिसिस करना है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ या घट क्यों रही है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को फोकस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। अगर यहाँ पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और वीडियो अगर आपको सही लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि देखिए आप यही कंटेंट पेड वे में पढ़ेंगे। सेम मैं भी आपको मुखर्जी नगर में शायद कहीं पेड बेस में पढ़ाता हुआ मिल जाओ, और यहाँ पे आपको अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। तो कभी ये नहीं सोचे कि फ्री की चीज़ है तो ख़राब होगी, नहीं 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 नहीं, चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, आपको बेहतर तरीके से दी जा रही हैं। आपको यहाँ पे कहीं भी डाउट है या आपको कंटेंट में कोई भी इशू लगता है कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप उसको कमेंट करेंगे। जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर यही चीज़ अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है।
यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यार देखो, सभी कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टरी सेक्टर। इन्हीं 3 सेक्टर से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चलती है। बात यह हो सकती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है, कहीं पे सेकेंडरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है और कहीं पे टर्टरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है। तो अब सवाल ये है कि आप किस तरह की कंट्री में हैं, और डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी कंट्री ने किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, प्राइमरी पे, सेकेंडरी या टर्सरी पे। लेकिन सेक्टर को समझने से पहले और किसी भी कंट्री की सेक्टोरियल इकोनॉमिक्स को समझने से पहले, क्षेत्रीय इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये प्राइमरी सेक्टर, जैसे आप कहते हो प्राथमिक क्षेत्र, क्या कहते हो, प्राथमिक क्षेत्र, और फिर इसको क्या कहते हो, द्वितीयक, कहते हो द्वितीय क्षेत्र, और इसे तृतीय कह लो भाई, तृतीय कह लो, या बेसिकली इसको मोस्ट प्रोबेबली सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीनों क्षेत्र क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो उसको अब हम देखते हैं। चलिए कि ये क्या है। प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी और टर्टरी की, पहले तो इसके बारे में, ये क्या है, ये थोड़े से एडिशनल है, ये मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। ये सभी टर्टरी के पार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब के सब उसी में है, बट क्या है वो मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये जो रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर या गोल्ड कॉलर है, ये जॉब का क्राइटेरिया है जो इंडियन सोसाइटी में, हमारे यहाँ सोसाइटी में डिसाइड की गई है कि अगर कोई प्राइमरी सेक्टर में जॉब करता है तो एक बहुत अच्छे दर्जे की जॉब नहीं मानी जाती है, सोसाइटी ऐसा कहती है। ये मैं नहीं कह रहा, तो ये मेरे कोई अपने ख्याल नहीं है, मैं फार्मर की फैमिली से हूँ, मैंने किसानी की है, किसानों की पूरी इज्जत करता हूँ, हालांकि उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में है भाई तो ब्लू कॉलर जॉब बोली जाती है। टर्टरी सेक्टर में तो कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब है, सेवा क्षेत्र में, जैसे टीचिंग, ये भी एक तरह का टर्टरी का पार्ट है, तो इसे व्हाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं। और उसमें बड़े हाई फाई पोजीशन में IAS IPS ऑफिसर बन गए तो गोल्ड कॉलर जॉब बोली जाती है। लेकिन पहले समझते हैं कि प्राइमरी क्षेत्र में आता क्या है, ऐसे थोड़ी होता है गोल्ड कॉलर, रेड कॉलर, तो समझते हैं। प्राइमरी का मतलब जैसा मैंने बोला प्राथमिक, प्राथमिक में चीज जान लीजिए, आपको पता है कि किसी भी चीज को बताने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल, आप सभी को पता है कच्चा माल। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सवाल ये है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, तो वो प्राइमरी क्षेत्र से आते हैं, क्या प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। मतलब जो भी चीज हमें नेचुरली मिलती है, नेचुरली, नेचर से, हाँ ठीक है, जो भी चीज हमें नेचर से मिलेगी वो क्या होगा हमारा सर, रॉ मटेरियल होगा। कैसे, समझिए भाई, जैसे बोला गया एग्रीकल्चर, जैसे आप कहते हैं कृषि, कभी कभी तो ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। देखिए सवाल हर जगह बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। अब ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया और उसी में लिख दिया इंडस्ट्री। क्या लिख दिया, एक ऑप्शन इंडस्ट्री, तो आपको आंसर होना है कि इंडस्ट्री प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। क्यों, फ्यूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप समझ लीजिए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, जो कच्चा तेल आता है भाई, पेट्रोलियम आता है हमारे यहाँ, क्रूड ऑयल, इस तरह से समझ लीजिए। इसके अलावा फिशिंग्स, मछली पालन, आप कह सकते हैं कि भाई मछली पालन है सर, ये भी क्या है, मछलियां भी तो क्या है नेचर में भाई, पॉन्ड में एग्जिस्ट करती हैं। फॉरेस्ट्री मतलब आप जंगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो जंगल से मिलती है, जैसे आपने पेड़ काटे, ठीक है, पेड़ से फिर आपने उसको पेपर में कन्वर्ट किया या फर्नीचर में कन्वर्ट किया, और मेडिसिन वगैरह जो मिलती हैं। मेटल्स का मतलब आप सभी को पता है, धातु आप कहते हो, और मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज। क्या होता है, खनिज। तो ये भी क्या है भाई, खनिज वगैरह भी हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, खनिज वगैरह भी हमें मिलते हैं नेचर से, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ये भी कहाँ है, नेचर से मिलेंगे भाई। खुदाई करते हैं ना, माइनिंग करते हैं हम, क्या करते हैं इसके लिए, माइनिंग का प्रोसेस है ना, माइनिंग का प्रोसेस की भाई माइंस बनाई जाती हैं, खुदाई की जाती है, इनको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो ये सब रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। इसमें से किसी भी चीज को जिसको आप निकालते हो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो फिश निकाल के डायरेक्ट खा जाओगे, नहीं ना, फिश से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल है, ये रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चे फॉर्म में होते हैं, इनको हमें बदलना पड़ता है, इनका फॉर्मेट बदलना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, ये आपके माइंड में याद रखना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल, और कच्चा माल बेचने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर हैं
तो आपके पास प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में एक टाइम था इंडिया कपड़े बना के बेचता था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इंडिया की वो हाल की कि उन्होंने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लाई बना दिया। अब रॉ मटेरियल का सप्लायर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, ये पूरी गारंटी है। भाई आप गेहूं बेचो और उसी की जगह ब्रेड बेचो, तो 1 किलो गेहूं में अगर आप 2-3 पैकेट ब्रेड बनवाते हो और छोटा पैकेट ब्रेड आपका कितने 10 रुपए में 25 रुपए का पड़ता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आपने उसमें वैल्यू ऐड करनी है। आपको क्या करना, ऐड करनी है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाओ, थोड़ी वैल्यू ऐड करो तो चीज़ें आसान होंगी। तो समझते हैं। अब समझते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी भी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी ऐसा गुड्स बनाते हो जो किसी रॉ मटेरियल का यूज करके, लोहार हो, सोनार हो, आप बढ़ई हो, आप कुम्हार हो, क्या हो, कारपेंटर हो, वट एवर यू आर, इफ यू आर कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स, कुछ यूनिक प्रिपेयर करते हो, तो जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, रिफाइनिंग किसकी होती है भाई, क्रूड ऑयल की होती है ना। जो अभी मैंने बताया क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, तभी तो हम वहां से डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, कैरोसिन ऑयल निकालते हैं। प्रोडक्शन कर रहे हो आप लार्ज स्केल पे, या फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो। फूड प्रोसेसिंग आपको समझ में आना चाहिए भाई। फूड प्रोसेसिंग का मतलब जैसे आप समझ लो, वीट से आप क्या बना सकते हो, गेहूं से आप क्या क्या बना सकते हो। सर आप गेहूं से बना सकते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के अलावा क्या बनाते हैं सर, बिस्किट्स बनाते हैं, राइट। ये सब क्या है। इसके अलावा आप बताते हो आटा बनता है भाई हमारा, इसी के अलावा मैदा बनता है। तो ये सारा क्या है बेटा, ये सारा फूड प्रोसेसिंग ही तो है। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के लंबे लंबे समय तक के लिए खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। राइस से नूडल्स बनाते हो, ये मैक्रोनी बनाते हो, ये डेली चीज़ों की यूज़ जो आप करते हो, ये सारा का सारा क्या है, प्रोडक्शन है। मतलब यहाँ पे चीज़ों को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ अच्छा खासा है, इतना बेकार नहीं है। इंडिया में बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक ठाक लेवल पे है। आपको पता है कि जैसे गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, साउथ में तमिलनाडु की बात की जाए, केरला में हो, कर्नाटका में हो, आंध्र में हो, ये सारी जगह अच्छी खासी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। इंडस्ट्रीज जितनी भी सेटअप हैं वो सारी की सारी किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। क्योंकि उनको चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब वो जहां से उसको यूज में लाया जा सकता है। जैसे ये टी शर्ट, ये किसी फैक्ट्री में तैयार की गई होगी, इसकी प्रिंटिंग वहां हुई होगी और अब यहाँ पे अवेलेबल है। ये बोर्ड कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा, पूरा सिस्टम इसका सेटअप किया गया होगा, तब तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो जिस कंपनी ने इसे बनाया, उस कंपनी के अंदर ये किस में था, सेकेंडरी सेक्टर में था। इसमें रॉ मटेरियल में ग्लास यूज हुआ है, अंदर कई सारी प्लेट्स यूज हुई होंगी, माइका यूज हुआ होगा, ये प्लास्टिक है, फाइबर है, ये सारा क्या है, ये रॉ मटेरियल है जो किसी न किसी माइन से निकल के आया होगा, किसी न किसी मेटल्स को यूज किया गया होगा। तो आप उसको समझिए चीजों को बहुत आसानी से। तो ऐसे ऑप्शन देगा, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे 3 ऑप्शन दिया है। उसी में डाल देगा आपके लिए कि मिनरल्स, और पूछेगा इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो आंसर होगा मिनरल्स। क्योंकि ये सारे तो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नई चीजों को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब करने वालों को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ब्लू कॉलर क्योंकि भाई एक फिक्स टाइमिंग होती है, जाना है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इंजीनियर हैं आप, तो इंजीनियर मैक्सिमम क्या होते हैं, आप कह सकते हो, मतलब डिपेंड करता है किस तरह के इंजीनियर हैं। अब भाई कंप्यूटर साइंस के हैं तो अलग बात है, अदरवाइज सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मानी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो, ठीक है। आते हैं टेरिटरी, जिसे आप कहते हो व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब क्यों है भाई, क्योंकि मैक्सिमम ये वर्क ऑफिस से होता है, मैक्सिमम, नॉट ऑल द टाइम, बट ऑफिशियल वर्क होता है। आपको इस तरह की जॉब में बड़ा डेंट पेंट होके सूट टाई वगैरह बैठ के इंटरव्यू वगैरह देना है। मार्केटिंग भी इसमें आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल ऑफिस जॉब होता है, लेकिन फिर भी इसको एक हाई सैलरी इनकी थोड़ी सी हाई होती है, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। क्या है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं रादर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर में कोई करना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ जॉब में पैसे कम है, लेबर वर्क ज़्यादा है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होता है। प्राइमरी सेक्टर कैसा होता है, पूछा जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे
जहां पे आप कह सकते हो कि जहां पे इंटेंसिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव, जहां पे मजदूरों की ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, उसे हम कह सकते हैं वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट लेबर इंटेंसिव। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ क्रिएट किया जा सकता है इंडिया में पॉसिबिलिटी, तो आप प्राइमरी सेक्टर कहोगे, क्योंकि लगभग में लोग खेती से बचते हैं और खेती की तरफ मुड़ के नहीं देखते या मानते हैं यहाँ पे एक अच्छा करियर नहीं है। तो देखिए सर्विस सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब सेवा क्षेत्र में बहुत कुछ आता है भाई। सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो आप इसमें कह सकते हो सर कि इसमें जैसे कि आप एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, कम्युनिकेशन यहाँ लिखे दिया है, इसमें आप सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया के अलावा जितनी भी वेबसाइट्स मेकर हैं, ऐप डेवलपर हैं, जावा ऐप, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट, सब इसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं करते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट को कभी भी आप सेकेंडरी में मत लीजिएगा। ट्रक बनती है टाटा कंपनी में, लेकिन रोड पे जब दौड़ती है तब वो ट्रांसपोर्ट करती है। जो फिनिश गुड्स कंपनी में बन के रेडी है, उसकी सप्लाई कैसे होगी? बन रहा है तमिलनाडु में, बेचना है आपको दिल्ली में, दिल्ली में बन रहा है, बेचना है आपको केरला में, यूपी में, बिहार में। तो ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो या रोड ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर किसी भी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है ना, तो वहां पे ग्रोथ इकोनॉमिक्स पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था ना कि अमेरिका डेवलप है इसलिए नहीं कि यहाँ की रोडें अच्छी है, अमेरिका की रोडें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका डेवलप है। और उसी पे आजकल हमारे नितिन गडकरी जी काफ़ी काम कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा तो लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी, विपक्षी दल भी करते हैं कि बहुत ही अच्छे से रोड वर्क पे काम हुआ है। बहुत ही डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। आई ऑल्सो लाइक हिज वर्क। तो भाई ट्रांसपोर्ट पूरा उसी में आ गया। कम्युनिकेशन में मतलब आप जो कुछ भी कम्युनिकेशन में आपके अराउंड देखता है, मोबाइल से लेके सैटेलाइट से लेके टीवी, यूट्यूब, ये सब क्या है। और आपको दिख रहा होगा कि आजकल आप इन्हीं से सराउंडेड हो, आप इसी से सराउंडेड हो। अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, तो मैं भी इसी पार्ट में हूं, आप भी इसी पार्ट में हैं, दोनों इसी का हिस्सा हैं, ये पूरा वीडियो इसी का हिस्सा है। तो अगर आप इसी से सराउंडेड है, आजकल इसी से घिरे हुए हैं, इसका मतलब इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत तगड़ी है। ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो ग्रो करता है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, और लोग इसी तरह सेक्टर की तरफ अपना रुझान करते हैं। और जिस सेक्टर की तरफ पब्लिक रुझान कर रही है, जो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, वो कंट्री की टोटल इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल की इनकम बढ़ाएगा, मतलब वो जीडीपी का ज़्यादा हिस्सा होगा। ठीक है, तो किसी भी तो आपको तीनों सेक्टर समझ में आ गए। अब सवाल ये होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर की है या सेकेंडरी सेक्टर की या टेरिटरी सेक्टर की, ये कैसे डिसाइड करें? तो जिस कंट्री की टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा हो, 50% प्लस हो, अगर वो 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो उस सेक्टर की इकोनॉमी है। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया की प्राइमरी सेक्टर की बात करें, फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, और फिर हम किसकी बात करें? टेरिटरी सेक्टर की बात करें। तो भाई मैंने कहा ठीक ठाक का मतलब ये क्या है कि ये आपका 25% से ऊपर है, लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये 14 से 17% में सिमट जाता है। ये 14 से 17% में सिमट जाता है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं करता है। इसका मतलब तय है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर को हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। सेकेंडरी जरूरी है, क्योंकि टेरिटरी में आने के लिए सेकेंडरी जरूरी है। स्विगी, जोमेटो सब टेरिटरी में आते हैं, आपके घर डोर टू डोर जितनी भी सप्लाई है, जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, वो टेरिटरी में आपकी आ जाती हैं। तो सेकेंडरी 25 से 30 के बीच में आएगा, ठीक है, 25 से 27। अगर आप ऐड करोगे ना, तो कुल मिला जुला के 48 से 47% में जाते जाते प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सिमट जाते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। इसका मतलब तय है सर कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा, मतलब जो कि 52 से 53 परसेंटाइल, ये घटता बढ़ता रहता है। याद रखिएगा, किसी ना किसी ईयर में, हर इकोनॉमिक ईयर में ये चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन एवरेज यही है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टेरिटरी सेक्टर का है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी टेरिटरी सेक्टर बेस्ड है, या इंडिया एक टेरिटरी सेक्टर सेवा क्षेत्र की इकोनॉमी है।
अच्छा, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है भाई? क्वार्टरनरी मतलब देखिए यार, अगर आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हो, एजुकेशन में जॉब कर रहे हो, जैसे अभी व्हाइट कॉलर था ना, व्हाइट कॉलर से आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा इसे और अच्छी तरह की जॉब समझ लीजिए कि अगर आप बैंकिंग में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, नॉलेज सेक्टर में है, तो आपकी जॉब और बेहतरीन मानी जाती है। जैसे लोग कहते नहीं अरे टीचर्स की जॉब है, गवर्नमेंट टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया तो चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी जॉब मानी जाती है। बैंक में हो गए तो एक अच्छी जॉब है, मतलब ये मतलब टीचर हो तो रोड टू रोड नहीं, आप ऑफिस में बैठ के पढ़ाओगे। आईटी सेक्टर में एक मस्त फर्स्ट क्लास एसी लेके बैठोगे चैम्बर में कंप्यूटर के सामने। बैंकिंग का भी वही हाल है, ऑफिशियल जॉब है, फिक्स आवर टाइम है कि 8 घंटे करना है, 10 घंटे करना है, इतने ही घंटे करना है, 12 घंटे करना है, जो भी करना है। और नॉलेज सेक्टर में है आप, तो आपको इज्जत भी है, पैसा भी है और थोड़ी सी सिक्योरिटी भी है, इसलिए इसको क्वाड्रेंटरी सेक्टर बोला जाता है। एक थोड़े से ये सेवा क्षेत्र में ही आते हैं, याद रखिए किस में आते हैं? टेरिटरी सेक्टर में ही आएंगे, ये टेरिटरी में ही आएंगे, लेकिन फिर भी उसी में कैटेगराइज किया गया है। अगर आप उससे भी ऊपर जाना चाहते हो तो देखिए क्वाइनरी सेक्टर, जैसे कि R&D हैं, आप किसी भी कंपनी के CEO हैं, साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट में आप IPS या IAS ऑफिसर बन गए, अगर आप IPS या IAS ऑफिसर बन गए तो इसे कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब भाई कि मतलब टॉप नॉक के ऑफिसर हैं, रुतबा है आपका, सिस्टम आप चलाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो सिस्टम के लिए। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में एग्जिस्ट करते हो तो आपको बोला जाता है गोल्ड कॉलर। और ये सारी क्या है? टेरिटरी में। तो आप बताइए आप क्या चाहते हो? आजकल आप इसी के लिए तो ट्राई कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि बैंक में जॉब लग जाए, एजुकेशन सेक्टर में, नॉलेज सेक्टर में बढ़ जाए, या भाई थोड़ा आगे बढ़ जाए तो हम क्या बन जाए? ब्यूरोक्रेसी में हो जाए SSC के थ्रू। आप SSC के थ्रू, इसी के थ्रू तो जाना चाहते हो कि SSC में आज हो गए, धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स में हो जाए, जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्ट है। तो आप कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र में भी क्वाइनरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो, या आप क्वार्टरनरी सेक्टर, इन्हीं में तो आप अपना जोर लगा रहे हैं। लगभग में जो भी पढ़ाइयां कर रहे हैं आजकल सभी लोग की डिमांड ये, इन सेक्टर्स की डिमांड इतनी है कि यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन कंपटीशन क्रैक करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है और इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी टेरिटरी सेक्टर में इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ की है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे सवाल ये है, पहले पिछले स्लाइड पे थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ की है। तो देखिए जब आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे बेटा ना, तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि आप बात कर ले इंग्लैंड की, जर्मनी की, अगर आप बात करें इन सारी कंट्रीज की, तो आप पाएंगे कि ये 18th सेंचुरी में यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है, आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ, ओके, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल के लिए इन्होंने इंडिया को चुना, कॉलोनीज बनाई, यहां से रॉ मटेरियल ले जाके। तो इंग्लैंड और जर्मनी में इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज का सेटअप हो चुका है, क्योंकि भाई सेकेंडरी सेक्टर को एक हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनको जगह चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं ना सैचुरेशन एक पॉइंट होता है। सैचुरेशन का मतलब वो अवस्था जहां पे इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, तो इंडिया सैचुरेट हो गया है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए तीनों सेक्टर का बढ़ना जरूरी है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी, टेरिटरी का भी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों सेक्टर एक साथ से बढ़े। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा है, यूएसए वगैरह में सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर ज्यादा है। अब यूएसए की बात की जाए तो यूएसए ने प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, इसने अपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सबको ग्रोथ की है, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं हुआ कि 33 होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ऐसी बात की जाए फिलीपींस वगैरह की, तो फिलीपींस, वियतनाम में देखेंगे उनकी प्राइमरी और उसके बाद सीधे टेरिटरी पे पहुंच गए हैं वो, तो वो अपनी प्राइमरी और सर्विस सेक्टर को उन्होंने ज्यादा ग्रो किया है, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर को इग्नोर किया है। आप सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां पे सर्विस सेक्टर तगड़ा है, सेकेंडरी सेक्टर नाम मात्र है, वो सारी चीजें बाहर से परचेज करते हैं। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसी होती हैं कि वो किस सेक्टर को ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो डब्ल्यू रोस्टवे के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ग्रो फॉलोइंग 5 लीनियर स्टेज थ्रू द 3 मेन सेक्टर्स। भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, 3 मेन सेक्टर की ग्रोथ बेसिकली क्या होती है आपकी यहाँ पे देखी जाती है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आर एक्सपेक्टेशन। बोला जाता है बेसिकली
कि किसी तीनों सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे मैंने बोला, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड और वियतनाम है, इन्होंने लगभग में मैन्युफैक्चरिंग को गायब कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर को गायब कर दिया, ठीक है। वो केवल प्राइमरी और टर्टरी पे निकल गए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर कमाल का होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कमाल के होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ये आते हैं रेन फॉरेस्ट एरियाज में, ये सब रेन फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं, हैवी बारिश होती है, तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, ठीक है। और रॉ मटेरियल अच्छा खासा प्रोड्यूस करते तो प्राइमरी में आ गए और फिर सीधे सेवा क्षेत्र में चले गए। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, इफ शेयर इज मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल बी एग्रीगेरियन इकोनॉमी। इंडिया में हमारे यहाँ इतना सेक्टर है नहीं, मैंने बोला कि 14 से 17 परसेंटाइल से ज़्यादा हम नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिक्कत हमारे साथ है। वेस्टर्न कंट्रीज हैव विटनेस्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने बताया ना 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस्ड एंड नाउ फेसिंग सैचुरेशन। सैचुरेशन, मैं आपको सैचुरेशन की मतलब बता दूं कि मान लीजिए एक ग्लास वाटर है और आप इसमें कुछ मिला रहे हैं, तो अगर किसी चीज को मिलाते जाए तो एक टाइम पे ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि इसमें कुछ भी और मिक्स करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मतलब इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है इन यूरोपियन कंट्रीज में कि अब इंडस्ट्रीज की जगह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ प्रोडक्ट करने वाली कंट्रीज तो ऑलरेडी हैं ये। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एट द सेकेंड स्पॉट कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 31%। मैंने बोला था ना कि ये वेरी करता है, 27 से 30, 31, ये वेरिएशन लगता रहेगा, लेकिन इसका हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन ही इतना है। तो आप समझ सकते हो कि इतने लेस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारी इकोनॉमी है सेकेंडरी सेक्टर से। तो क्या हम सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमी है? नहीं है, हम ना प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी हुए ना सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमी हुए, तो किस सेक्टर में एग्जिस्ट कर गए, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। वहां पे आप कहोगे कि हम हैं द सर्विस सेक्टर अक्रॉस 53.66%, मतलब हमारी इकोनॉमी कैसी है, टेरिटरी सेक्टर की इकोनॉमी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया इज ए इकोनॉमी ऑफ विच सेक्टर, तो आंसर क्या होगा, टेरिटरी सेक्टर। देखिए मैंने आपको सारे टॉपिक के साथ ये बता दिया है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्योंकि मैंने जो एग्जाम का पैटर्न देखा है वो इसी तरह से पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई प्राइमरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, टर्टरी में क्या आएगा, ये क्लास 6, 7, 8 से पढ़ाया जाता है। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद अगर आप बात करें कुछ ये सब बड़े इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ की बात करें कि एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले तो नाम पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की क्या थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया। तो आपको याद होना चाहिए कि एडम स्मिथ कौन थे, ये इकोनॉमिस्ट हैं। इनका कहना था, अब ये कहते हैं एडम स्मिथ उस टाइम पे थे जब किंग्स रूल करते थे, तो भाई इन्होंने सीधे बोला कि इकोनॉमिक्स धन का शास्त्र है। हालांकि मॉडर्न टाइम में ये थ्योरी वर्क नहीं करती, लेकिन ये जिस एरा में इकोनॉमिक्स थे उस एरा में किंग्स रूल करते थे। किंग को सारा पैसा अपनी क्या होता था, खजाने से रिलेटेड करना होता था। आज के टाइम में इकोनॉमिक्स की थ्योरी बदल गई है। अब गुड्स सप्लाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, द 3 सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम, बैंक्स आ गए हैं, शेयर बाजार आ गया है, आप समझ सकते हो, ट्रेडिंग आ गई है कंपनियों की। तो आज की इकोनॉमिक्स उस टाइम की इकोनॉमिक्स से टोटली अलग है, इसलिए इसकी थ्योरी भी काफ़ी अलग मानी जाएगी इस कंपेरिजन में। तो समझिए क्या है, इनका कहना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिस्टर्ब द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इनका कहने का मतलब है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री मार्केट होनी चाहिए। जैसे आजकल क्या है, आजकल देखते हैं कि गवर्नमेंट मैक्सिमम पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, फ्री मार्केट सिस्टम नहीं है। लगभग में सभी गवर्नमेंट, कहीं पे ज़्यादा छूट है, कहीं पे कम छूट है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेयर है हर जगह। पहले इनका कहना था कि मार्केट को अपने हिसाब से चलने दो और व्यापारियों को डिसाइड करने दो, किंग को इससे ज़्यादा लेना देना नहीं चाहिए। आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। लेजीज फेयर, लीव इट अलोन, नॉट इंटरफेरेंस, मैंने अभी बताया। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स, लेबर्स को स्पेशलाइज करो, स्किल्ड लेबर चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में किसी लेबर को कहो कि प्लम्बिंग का काम है, कर लोगे, मजदूरी कर लोगे, तो कहेगा हाँ सब कर लेगा। ऐसे नहीं होता, सबका स्पेशलाइजेशन सब में नहीं होता। स्किल्ड लेबर एक चीज़ आती है, लेकिन जब वो चीज़ करेगा ना तो उसको कमाल की करेगा। तो इनका कहने का मतलब था कि इकोनॉमी में लेबर स्किल्ड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, मल्टीटास्किंग जैसा ना हो। दिस आइडिया प्रोफिलेटेड अक्रॉस द यूरोप अमेरिकन अंडर द फ्री मार्केट सिस्टम, प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिस्टम। जो आजकल आप देखते हो कि यूरोप
में आप कह सकते हो यूरोप या अमेरिका में कैसा है, प्राइवेट सेक्टर चलते हैं। क्या चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन नॉमिनल कंट्रोल होता है, नॉमिनल कंट्रोल होता है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, तो इंडिया में ठीक ठाक कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया में ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंट्रोल है बेसिकली गवर्नमेंट का। ठीक है। प्रमोट्स आइडिया ऑफ नेचुरल लिबर्टी, तो एडम स्मिथ कहते थे कि नेचुरली मार्केट के चलने तो सब कुछ सही है, उसमें किंग को बहुत ज्यादा नहीं, उसको टैक्स से मतलब होना चाहिए। आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड का मतलब समझिए आप कि क्या है। मान लीजिए दो शॉपकीपर हैं, एक शॉप यहाँ पे और एक शॉप यहाँ पे है। ये दो शॉपकीपर्स हैं। एक क्या कर रहा है कि भाई अपने उसकी ब्रेड दोनों बेच रहे हैं, दोनों क्या बेच रहे हैं, ब्रेड बेच रहे हैं, कोई बात नहीं है, ब्रेड बेचना ही चाहिए। अब एक ने रखा है कि मैं 5 रुपीज़ की एक पीस दूंगा, सामने वाले का बिक नहीं रहा था, उसने क्या किया, 4 रुपीज़ की एक पीस कर दिया। अब क्योंकि इसने, अब भाई ये कहता है कि मैं अपने चीज़ों की रेट नहीं कम करूंगा क्योंकि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचता हूं, मैं क्या देता हूं, क्वालिटी देता हूं। लेकिन क्या होगा, अब यहां पे क्या हुआ, जिन लोगों की इनकम लेवल थोड़ी सी लोअर है वो अपना पैसा बचाना चाहेंगे, तो वो किसके पास आएंगे, ये शॉपकीपर नंबर 2 के पास आएंगे। जिन लोगों की इनकम लेवल बहुत अच्छी है, उनको पैसे से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, वो कहाँ आएंगे, शॉपकीपर नंबर 1 के पास आएंगे। तो यहां पे एक इनविजिबल हैंड वर्क कर रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी इनकम लेवल और प्लस आपकी चॉइसेस, आपकी प्रेफरेंसेस वर्क कर रही हैं, जो मार्केट में एक अलग तरह का माहौल बनाती हैं। समझ रहे हो। और ये क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको बोला गया आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड। तो कुछ चीजें डायरेक्ट तो नहीं दिखती, लेकिन उसका इफेक्ट अपने आप में होता है। ठीक है, तो वो यहां पे आ गया। इसके बाद तो वही कहा गया कि unobservable market force that help the demand and supply of a goods in a free market to reach equilibrium automatically is called invisible hand। तो ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, दिख नहीं रही हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई में मेजर रोल प्ले कर रही हैं आपकी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग एंड प्राइसेस के अकॉर्डिंग, उसको इनविजिबल है। कहा कि अगर गवर्नमेंट इसमें हाथ डाल देगी तो वो क्या करेगी, प्राइसेस को कंट्रोल करेगी, कोशिश करेगी कि गरीब और अमीर के लिए कुछ चीजों का पॉइंट सेम हो। तो ये आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड हट जाएगा, फिर कोई इनविजिबल हैंड जैसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगे। हालांकि इंडिया में इतनी ज़्यादा छूट नहीं देते हैं हम, तो हमारे सिस्टम यहाँ पे अलग हो जाता है। इसी के अलावा अब फ्री मार्केट की अगर आपने बात करी दी है, तो समझिए कि फ्री मार्केट यहाँ पे क्या होगी। आप कहोगे सर फ्री मार्केट की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे फ्री मार्केट हमारी कहती है कि नो इंटरफेरेंस, फ्री एक्सचेंज, कैपिटलिज्म, इसी को तो कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं बेटा, पूंजीवाद। जैसे अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी कैसी है, पूंजीवाद इकोनॉमी है। कैसी है, पूंजीवाद इकोनॉमी है। पूंजीवाद इकोनॉमी में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए इसे कहा जाता है पूंजीवाद इकोनॉमी। सम गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे पैसा ही पैसे, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो मोर रिच होगा। मतलब यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर आप रिच हैं तो ज़्यादा रिच होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में गवर्नमेंट अच्छा खासा कंट्रोल करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होने के रीज़न से। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवाद क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोल रहे हैं सर, पैसे से पैसा कमाने वाली बात को क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे आराम से, तो परेशान नहीं होना है। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। आपने कभी देखा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो एक पुअर इंसान हो? नहीं। आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, आप जो बाइडेन को देखिए, यूएसए के प्रेसिडेंट अच्छे खासे रिच पर्सन होते हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं। हमारे यहाँ नहीं कि चाय वाला बन गया, भैंस चराने वाले या नॉर्मल करने वाले लोग बन जाएं। हमारे यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि गरीब तबके से भी इंसान उठ के किसी ना किसी तरीके से, अगर ठीक ठाक सफ़र उसका रहा, तो एक पॉलिटिकल सफ़र तय करके अच्छी खासी पोस्ट पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि पूंजीवादी इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, क्या दोनों में फ़र्क है और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो चीज़ें आसान रहेंगी, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं।
जैसा कि बोला गया कि प्राइवेट ओनरशिप, जैसे भाई हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता लगता है, ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता। इकोनॉमिक फ्रीडम होती है भाई, लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे प्रॉफिट ही कमाना मेन मोटिव है। यहाँ पे आप सोशल वेलफेयर भूल जाइए, ये सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपको समाज सेवा, मतलब आप कह सकते हैं कि समाज की सेवा इनका लक्ष्य नहीं है। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे हो जाए भाई, हमारे यहाँ तो समाज का एक अच्छा खासा गरीब तबका था, ब्रिटिशर्स ने तो वैसे ही पूरा एबॉलिश कर दिया था हमारी कंट्री की इकोनॉमी को। तो हमने कहा कि नहीं, हम कैपिटलिस्ट तो नहीं हो सकते, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे। कैसी इकोनॉमी बनाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आंसर क्या होना चाहिए, मिश्रित। इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करके आप लोग अपने लिए मत रखिएगा कि भाई ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, या अलग अलग सेक्टर्स क्या हैं, इसमें कभी भी डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हैं भाई, अगर कुछ क्या प्राइवेट सेक्टर के होने के कुछ प्रॉफिट लॉस हैं, तो जी हाँ, सबके प्रो एंड कॉन्स होते हैं, सब में प्रो एंड कॉन्स होते हैं, बुराई होती है। जैसे इंसेंटिव फॉर वर्क्स, अच्छी बात है कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा। कंज्यूमर हैव चॉइस, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइस है प्राइवेट में भाई, कि आप अच्छा नहीं दोगे तो हम दूसरी कंपनी पकड़ लेंगे। प्रिवेंट्स गवर्नमेंट्स अननेसेसरी इंटरफेयर्स, ठीक है, क्रिएट लार्ज इनइक्वालिटी, लेकिन इससे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है सोसाइटी में, क्योंकि मैंने बोला जिसके पास पैसे हैं वो रिच, और जिसके पास नहीं है वो गरीब, तो गरीब ही रहेगा, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है। मोनोपोलिस्टिक फियर इन द लॉन्ग टर्म, मोनोपोली का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, मोनोपोली का मतलब होता है एकात्मकवाद, एकात्मकता, कि भाई अगर जैसे गूगल अपने आप में मोनोपोली है गूगल की, सर्च इंजन के मामले में गूगल का कोई मुकाबला नहीं है, क्यों, इसकी मोनोपोली है, इससे बेटर किसी का सर्च इंजन नहीं है। तो भाई पूंजीवाद में ये पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिच के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो किसी और कंपनी को आने नहीं देगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो मोनोपोली ले सकता है। इससे क्या सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाता जाएगा और आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, हाँ भाई, कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो सभी के लिए हैं, लेकिन सभी के लिए हुए कैसे, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे जिसके पास पैसा है, जिसके पास क्या है भाई, पैसा है, वो रिसोर्सेज को खरीदेगा, मैक्सिमम दाम देके खरीदेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा, और नहीं गरीब जनता के लिए तो अमीर जनता को बेचेगा। तो इससे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फायदे हैं लेकिन नुकसान भी हैं। ऐसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी के भी फायदे और नुकसान होंगे, ऐसे ही केवल सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी फायदे और नुकसान होंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स के लिए फिलहाल इतना ही, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, एडम स्मिथ की विचारधारा देखिए कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था, क्योंकि आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले थे, राइट। टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया देखा, सेकेंडरी सेक्टर देखा हमने, प्राइमरी सेक्टर देखा, तीनों की डेफिनेशन समझी, क्या क्या होता है क्वाइनरी, क्वार्टरी सेक्टर, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं, ठीक है, क्या क्या प्राइमरी में आता है, क्या क्या सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था, वाइट कॉलर टेरिटरी, और ये अगर टीचर एजुकेशन वगैरह में तो इसे गोल्ड कॉलर जॉब्स की तरह भी कंसीडर किया जाता है। फिर हमने माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क देखा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी। तो ये आज आपका इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर था, जिसमें आपने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स में, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिक्स इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट, और फिर क्या होती है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या है, और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी ये अच्छे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसके लिए पैसे क्यों देना। और मैं शिवम पांडे आपसे मिलता रहूँगा, बने रहिए SSC टी पॉइंट पे। जय हिंद, जय भारत।